गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ दर्शित गोयानी। बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर लॉगिंग, सॉइल इरोशंस एंड डिफोरेस्टाइजेशन। डिफोरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट कट होते हैं उसके बारे में देखना है। तो वाटर लॉगिंग क्या है, सॉइल इरोशंस क्या है, डिफोरेस्टेशन मेजर एज एनवायरमेंटल इश्यूज। ये हमारे एनवायरमेंट के एक मेजर इशू, एक हमारा पार्ट है। बहुत इजी और बहुत स्मॉल टॉपिक है आज का हमारा। लेट्स वी विल बी डिस्कस। आपको मैं ओवरव्यू बता दूं कि एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर वाटर लेगिंग्स और सॉइल इरोशंस क्या होता है, डिसैटिस्फिकेशन एंड सॉइल इरोशंस एंड डिसैटिस्फिकेशन, डिग्रेडेशन बाय इंपीरियल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। 16.8 हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इजी है। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल resource can occur not justified by the actions of pollutant, by also imperial resource utilization practice like a soil erosions and desertification। मतलब जो soil है वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट में, मतलब डेजर्टिफिकेशन। तो soil erosions and desertification क्या है, let's we will be study the development of the fertile topsoil to take a century, but it can be removed very easily due to the human activities like over cultivation, unrestricted grazing, deforestation and poor irrigation practice, resulting arid pitch of land. When a large burner patch extend and meet over a time is a converted to desert is a created. Internationally, it has been recognized that a desertification is a major problem nowadays, particularly due to the increased urbanizations. So soil erosions and desertification is a major problem for the our environmental issues. Fertile soil and top high fertile soils is a convert into many of human activity like over cultivation करते हैं, unrestricted grazing करते हैं, deforestation हो रहा है, poor irrigation practice हो रही है, resulting in arid patch of land. When a large barren patch extend a meat over a time into convert into desert. Internationally has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to the increased urbanization. This is a major problem. Like आपको बता दूं कि soil है हमारी, जो फर्टाइल सॉइल है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, पॉल्यूटन की वजह से नहीं, बट बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से सॉइल है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है। मतलब वो जो सॉइल है, वो लैंड है, वो नॉन फर्टाइल होती है। वहां पे फिर कुछ भी फर्टाइल नहीं होता, कुछ भी जर्मिनेट नहीं होता, कोई प्लांट नहीं रह सकते, एनिमल्स भी वहां पे सर्वाइव नहीं हो सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो वाटर लॉगिंग कैपेसिटी, वाटर लॉगिंग क्या है, तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारी कोई सॉइल है, हमारी कोई लैंड है, पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर रीजन से, तो उस रीजन में क्या होता है कि बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा रहता है। जैसे कि तालाब का पानी कोई पर्टिकुलर रीजन्स में, जैसे कि फर्टाइल सॉइल है उसके अंदर 2 3 4 या 5 महीने तक, और कई कई बार कितने सालों तक वहां पे पानी ऐसा के ऐसा पानी वहां पे रहता है। तो जिसकी वजह से वो जो फर्टाइल सॉइल थी वो उसकी जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। मतलब उसके अंदर स्लैंट का जो प्रोडक्शन है वो होने लगता है, और वो जो सॉइल है वो इनफर्टाइल्स कन्वर्ट हो जाती है। मतलब बहुत टाइम तक वाटर लोड रहने की वजह से, लोड होना मतलब उसमें ऐसे ही पानी रहना, तो इसकी वजह से ये सॉइल है वो उसके अंदर सॉइल सैलिनिटी क्रिएट होती है। तो इंग्रीगेशन विदाउट अ प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द वाटर लीड टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। कई बार हमें देखा है कि वाटर की ड्रेनेज होती है, वो लाइन टूट जाती है, तो पर्टिकुलर रीजन में 10 15 20 सालों तक पानी ऐसा कि ऐसा रहता है, मतलब पानी निकलता है वहां से। और ये पर्टिकुलर रीजन में कोई खड्डा होता है तो इतना पानी का भरा ही, मतलब इतना पानी का वो खाली ही नहीं होता। इसकी वजह से वो जो सॉइल है,
पर्टिकुलर जो सॉइल है उसके अंदर स्लैनिटी क्रिएट होती है, सॉइल स्लैनिटी मतलब एक टाइप का ऐसा कह सकते हैं कि अब वो सॉइल है वाटर के जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहां पे कोई अच्छी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलरली रीजन्स के अंदर। waterlogging on the soil beside affecting the crops, waterlogging drove a slant to the surface of the soils। इसकी वजह से जो क्रॉप्स है मतलब जो फार्मर है उसको बहुत सारी इफेक्ट होती है, मतलब कई कई बार बारिश का पानी 2-3 महीनों तक हमारी सॉइल मतलब हमारी जो पर्टिकुलर लैंड होती है उसके अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है पानी 2-3 महीनों तक सॉइल के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इमेजेस दिखाने वाला हूँ। तो इसकी वजह से उस जो सॉइल की सरफेस है वो स्लांटी हो जाती है, उसके ऊपर सिंपली स्लांट फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। द स्लांट देन इज अ डिपोजिट एज अ थिन क्रस्ट on the land surface or start collecting the roots of the plants। क्या करते हैं जो स्लांट होता है वो प्लांट्स के रूट को डिकम्पोज करते हैं और प्लांट के रूट्स को डिकम्पोजाइट करने के प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। दिस इंक्रीज स्लांट कंटेंट इन इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड एक्सट्रीमली डैमेज टू द एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे स्लांट का लेवल बढ़ता जाता है इससे ऐसे उस पर्टिकुलर रीजन में जो सॉइल है वो पर्टिकुलर रीजन में जो सॉइल है उसकी जो salinity है वो इंक्रीज हो जाती है। some of the problem have then come in the work of the green revolution। और इसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो हमारा आइडिया था वो फेल हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। तो वाटर लॉगिंग और सॉइल इरोशंस, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल सैलिनिटी क्या है, तो आप देख सकते हैं सॉइल इरोशंस क्या होता है कि सॉइल के अंदर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इतने बहुत बहुत बड़े खड्डे पड़ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं इतना रीजन है, इतना जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ से लेके ये मैं बॉर्डर कर रहा हूँ, यहाँ से लेके जो इतना जो रीजन है वो आफ्टर 5 या 10 या 15 या 20 साल के अंदर इतना रीजन डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि वो सब ग्रीनी पार्ट है, मतलब वहाँ पे सब अच्छा पार्ट है, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हो रही, यहाँ पे कोई ऐसी जो ह्यूमन एक्टिविटी के जो हमारे सॉइल की इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी को कम करे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोशंस होता है और इसकी वजह से जो सॉइल है वो कन्वर्ट होती है हमारे डेजर्ट में। उसके बाद वाटर लॉगिंग, मैंने बताया था कि खेत में बहुत ज्यादा टाइम तक इतना पानी रहता है, पानी रहने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्लांट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और स्लांट फॉर्मेशन हमारी क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर उन सब में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। तो ये भी दो मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज है, उसको भी सॉल्व करना जरूरी। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम दूसरी सॉइल इरोशंस होने का रीजंस था डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट कम होते जाते हैं, कोई पर्टिकुलर लैंड है जंगल है फॉरेस्ट है उसके अंदर से हम प्लांट्स को रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने की वजह से ये जो एरिया है वो आफ्टर 15-20 या 100 सालों के बाद डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इस एरिया की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो जाती है। तो डिफोरेस्टेशन इज अ कन्वर्जेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया to non-forest one। According as the estimate, almost 40% of forest have been lost in the tropical compared to the only 1% in the temperature regions। tropical regions के अंदर हमने 40% forest को lost किया है और temperate region के अंदर 1% forest region है उसको हमने close किया, मतलब deforestation हो गया, वो forest remove हो गया है। human activities, उसके बाद बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज, उसके बाद जो जंगल में मतलब फॉरेस्ट में आग लगती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से deforestation होता है। The present situation of the deforestation is a particularly green in India। इंडिया के अंदर एक प्रेजेंट सिचुएशन हाई लेवल पे है। हम देख सकते हैं कि हमारा सिटी ही ले लो, हम सूरत की बात कर ले, अहमदाबाद की बात कर ले, भरूच की बात कर ले, बड़ोदरा की बात कर ले, गांधीनगर की बात कर ले, तो सिटी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे हम जो हमारे सराउंडिंग जो भी फॉरेस्ट है उसको कट करके वहाँ पे नया नया इंडस्ट्रीज, नए नए हाउसेस, नए नए फार्म्स एक्सेट्रा हम क्रिएट करते जाते हैं, जिसकी वजह से
फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। इट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर 20 सेंचुरी मतलब 20 सेंचुरी, जब मतलब 2000 पहले के टाइम में, 2000 के पहले के टाइम के अंदर हमारे इंडिया के अंदर 30% जो लैंड है वहां पे फॉरेस्ट थे। बट द एंड ऑफ सेंचुरी मतलब 100 साल कंप्लीट हो गए, 21 सेंचुरी स्टार्ट हुई, अभी 21 सेंचुरी चल रही है और 21 सेंचुरी के 20 साल चले गए, मतलब हमने 20 साल, मतलब ये 2020 चल रहा है तो हमने 20 साल घुमा दिए। तो 20 सालों में कितना कन्वर्जेशन हुआ एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब ये 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने का टाइम 1900 से 2000 तक था। तो इतने 100 सालों के अंदर 19 सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तब 30% जगह पे इंडिया में क्या था, फॉरेस्ट था। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी इट शार्क टू 21.55% वेयर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। बट इंडिया अगले 100 सालों के अंदर 30% फॉरेस्ट में से कितने कम हो गए, 30 माइनस 21 मतलब 9.54 9.47 पॉइंट, जितने जो फॉरेस्ट है मतलब परसेंटेज की बात करें तो इतने परसेंट 100 सालों में, मतलब हर साल में अराउंडिंग 10% जो फॉरेस्ट लैंड है वो क्या हो रही है, कट हो रही है। मतलब फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट हो रही है हमारी, मतलब 100 सालों में, एक सेंचुरी में 10% जो फॉरेस्ट है वो कट होके, मतलब अगले अगले मतलब 21 सेंचुरी में हम जब 22 सेंचुरी में हम जब एंटर हो गए तो हमारी फॉरेस्ट 21 है उसमें से ओनली 10% रह जाएगा, ओनली 10.54 अराउंडिंग रह जाएगा। वेयर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1988 of has recommended 30% forest cover the plains and 67% for the hills। उसके बाद इन 1998 के मुताबिक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई और उसके हिसाब से 33% फॉरेस्ट कवर हुए थे, फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स, मतलब सिंपल प्लेन मतलब जहाँ पे हिल्स ना हो। हम देख सकते हैं यहाँ पे गिर का फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर, तो इस तरह का जो फॉरेस्ट है ऐसे 33% इंडिया के अंदर फॉरेस्ट है और 67% हिल्स के अंदर फॉरेस्ट है, मतलब पहाड़ वगैरह जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें डिफोरेस्टेशन होने की क्या वजह है, हाउ टू डिफोरेस्टेशन अकर, क्यों डिफोरेस्टेशन हो गए, अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू इट, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। वंस ऑफ द मेजर रीजंस द कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड सो एज द फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या होता है कि मेन रीजन है कि ह्यूमन एक्टिविटी, उसके अंदर मेन रीजन क्या है कि हमारी जो फॉरेस्ट है उसको कट करते हैं और उसको हम एग्रीकल्चर के लिए हम यूज कर सके, ऐसी लैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉरेस्ट को कट करके डिफोरेस्टेशन बना रहे हैं। उसके बाद ट्रीज आर द एक्ट्स ऑफ द टिम्बर, फायरवुड, कैटिंग, रेंचिंग एंड फॉर सेवरल अदर पर्पस। और हमारे फॉरेस्ट के जो ट्रीज है उसको ह्यूमन के बहुत सारी फर्नीचर है, उसके बाद फायरवुड मतलब जलाने के लिए, बहुत सारे ऐसे फंक्शन के लिए, ह्यूमन के फंक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड इज अ झूम कल्टीवेशन in the northeastern state of India has also contributed to deforestation. Slash and burn agriculture commonly called as a झूम कल्टीवेशन, ये झूम कल्टीवेशन प्रोसेस है उसकी वजह से भी, और झूम कल्टीवेशन प्रोसेस जनरली कहाँ पे क्रिएट होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया के नॉर्थ रीजन में जो स्टेट है उन सब जगह पे जो फॉरेस्ट है उसको रिमूव हो रहे हैं झूम कल्टीवेशन एक्टिविटीज की वजह से। मतलब स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वहां पे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो इंडिया के जो स्टेट वहां पे जो फॉरेस्ट वो कम होते जा रहे हैं। As also contribute to deforestation in a slash and burn agriculture, the farmer cut down the tree of the forest and burn the plant remains। आपको मैं बता दूं कि स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब क्या, फार्मर कट डाउन द ट्री, फार्मर होता है वो ट्री को कट डाउन करते, द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न
the plant remains. The ash is a use as a fertilizer, and a land is the use of farming for getting grazing. आपको मैं बता दूं कि स्लेश मतलब क्या करते हैं, फार्मर होते हैं और ट्री को कट कर देते हैं, उसके बाद उसका जो ट्रीज को बर्न मतलब जला देते हैं, मतलब जलाते हैं, जलाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद उसका जो ऐश मिलता है, ऐश मिलता है, ऐश मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके जो प्लांट है आपने जलाया है, उसके बाद उस प्लांट में वो प्लांट जला है तो उसके अंदर जो सारे ऑर्गेनिजम्स, सॉरी सारे न्यूट्रिशन हो गए, तो सारे न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर डिकम्पोज होने वाले हैं। सॉइल के प्लांट है, उसकी जो पत्तियां है वो सब डिकम्पोज होके ऐश कन्वर्ट होता है, और ये ऐश है वो एज अ फर्टिलाइज यूज होता है, एज अ फर्टिलाइज यूज होता है। आपको मैं बता दूं कि पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के ह्यूमन बीइंग है, इसके पास 2-3 हेक्टर सॉइल लैंड है फार्मिंग करने के लिए। अब उसके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज बनाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ है, उसको कट करते हैं, उसके बाद उसकी लकड़ियां जलाते हैं, और उसमें से जो ऐश मिलती ही एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रोसेस बोला जाता है, उसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। आफ्टर द कल्टीवेशन at the area is left for a several years so as a allow it a recovery. The farmer then move on the other areas and they repeat this process. In early day, when the Zoom cultivation was a prevalence, enough time gap was a give so that the land recovery from the effect of the cultivation. With increasing population, repeated cultivation, this recovery phase is done away with, resulting in the deforestation. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही ऐसे ऐसे ये जो फॉरेस्ट है वो कट हो रहे, और फॉरेस्ट कट होने की वजह से ये जो जूम कल्टीवेशन है वो बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इनफ टाइम गैप विथ गिवन सो दैट, मतलब आपको ये भी बता दूं कि जो लैंड पर्टिकुलर जहां से उसने फॉरेस्ट कट किए थे, उस फॉरेस्ट को, उसी फॉरेस्ट के अंदर दूसरे नए टी भी जर्मिनेट करते हैं, लेकिन उसको उस टाइप के फॉरेस्ट मतलब इस ट्री को बड़ा होने में 15-20 साल लगेंगे, और वो 15-20 साल और पॉपुलेशन बढ़ने के बीच में टाइम गैप है वो बहुत कम है। मतलब ईयरली डेज क्या होता है कि जितना नए ट्रीज हम जर्मिनेट करवाते हैं उससे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारा डिफॉरेस्टेशन कन्वर्ट होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जूम कल्टीवेशन प्रोसेस। then after next map of deforestation forest in all world, जितना रेड है वो रेड एरिया है वो हमारा फॉरेस्ट था, और वो फॉरेस्ट कन्वर्ट हो गया है लैंड के अंदर। और जितना ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जितना ग्रीन है वो फॉरेस्ट हुआ, और उस ग्रीन में से जितना रेड है वो रेड पूरा पार्ट फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि अमेजोन में अब ये पूरा अमेजोन था, अमेजोन के जंगल थे पूरे इतने, उसमें से 50% जितनी जो सॉइल है, जो लैंड है वो डिफोरेस्टेशन हो रही है, मतलब उसमें से फॉरेस्ट कम होते गए, और अभी जितना ग्रीन आपको दिख रहा है उतना ही अमेजोन बचा है। हमारी अर्थ का हम हार्ट बोल सकते हैं, सॉरी हमारी अर्थ के लंग्स बोल सकते हैं। हमने देखा है इससे पहले की चैप्टर्स के अंदर अमेजोन फॉरेस्ट है हमारी अर्थ का लंग्स है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस फॉरेस्ट में से हमें मिलते हैं। सो इसके प्रिवेंशन के लिए रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट थे वहां पे फिर से नए प्लांट जर्मिनेट करवाए, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ऐसा सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं reforestation process in the process of restoring the forest that once existed but was removed at some point of time in the past. Reforestation may occur naturally in deforested area. However, we can speed it up by the planting trees with a due as a conservation to biodiversity they rarely exist that area. जहाँ पे फॉरेस्ट था और वहां उस फॉरेस्ट को रिमूव किया गया है, उस फॉरेस्ट इस रीजन में फिर से प्लांट ट्रीज को जर्मिनेट करवाते हैं और बायोडायवर्सिटी क्रिएट करके फिर से हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्रिएट होता है।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉरेस्ट कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा। तो एक पैराग्राफ हमारा ऊपर का है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन फर्स्ट कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, सोइल इरोशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट थी, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहा तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे जाएंगे। तो इन सब की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो मेजर 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या होता है, बायोमास कम होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, कार्बन का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाते हैं, उसके बाद इनडायरेक्टली ह्यूमन की जो लाइफ फॉर्म है, इनडायरेक्टली जो ह्यूमन की जो लाइफ फॉर्म है उसके अंदर भी कम होगा। मतलब आप पहले आपको मैं बता दूं कि जब एटमॉस्फेयर क्लीन था तब लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा रह सकते थे, अभी 60 टू 70 के बाद वो आफ्टर ऑल उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसको डेथ ही हो जाता। तो अब लाइफ स्पैन भी इसकी वजह से कम हुई है। इसी वजह से हमें रिफॉरेस्टेशन करने चाहिए, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट है वहां पे फिर से हमें प्लांट को जर्मिनेट करवाना चाहिए। इसी सारी प्रोसेस की हेल्प से हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।